evening and welcome to Tonight with Faryad. 2 मई उसामा बिन लादेन पाकिस्तान में क्या कर रहा था? Let's take a look at the headlines tonight. वजीर कानून पंजाब राना सनाउल्लाह के काबिले एतराज बयान पर वजीर आला पंजाब की माजरत, मगर राना सनाउल्लाह अपने बयान पर माजरत करने को तैयार नहीं। मियां नवाज शरीफ इमरान खान के साथ किन खुफिया ताकतों की जानिब इशारा कर रहे हैं? कोयटा की हजारा बिरादरी ने मदद के लिए वजीर आजम के बजाय आर्मी चीफ को क्यों पुकारा? 2 मई 2011 की रात एबटाबाद में क्या हुआ था? पूछेंगे वफाकी वजीर दिफा खुर्रम दस्तगीर से। आज 2 मई है। 7 साल कबल इसी रोज एबटाबाद में एक अमरीकी ऑपरेशन हुआ था जिसमें अमरीकी हुकूमत ने उसामा बिन लादेन की हलाकत का दावा किया था। इस ऑपरेशन से पूरी दुनिया में मुल्क की बदनामी तो हुई थी, मगर पाकिस्तान के अपने लोगों को भी शदीद ट्रॉमा का सामना करना पड़ा था। पाकिस्तान को दहशतगर्दों की महफूज पनाहगाह बन जाने का प्रोपेगेंडा किया गया। 2 मई की रात एबटाबाद में दर हकीकत क्या हुआ था, इस हवाले से कमीशन भी बनाया गया था, मगर इस रिपोर्ट जो आनी थी मंजर आम पर आज तक नहीं आ सकी। वजह क्या है कि कौम से हकाइक छिपाए गए। आज जब फिर एक दफा पाकिस्तान को दहशतगर्द मुल्क बनाने का प्रोपेगेंडा किया जाता है, तो क्या ये जरूरी नहीं है कि उस वाकये के हवाले से हकाइक अवाम के सामने आए? एक दफा फिर लेट्स रिविजिट एबटाबाद। लेट्स वॉच दिस रिपोर्ट। 7 साल कबल 2 मई 2011 की रात एबटाबाद में होने वाला अमरीकी ऑपरेशन इस सदी की सबसे बड़ी खबर बन गया था, जिसने सारे मुल्क को हिलाकर रख दिया था। सारी दुनिया की निगाहें पाकिस्तान पर थीं। एबटाबाद के रिहायशी ये बात मानने को तैयार नहीं थे कि दुनिया का सबसे मतलूब दहशतगर्द उनके दरमियान कई सालों से रह रहा था। यहाँ पे जो गली है, यहाँ पे हम लोगों से जाके पूछने की कोशिश करते हैं। आपने देखा था उस दिन कुछ? हम रात को आए थे, लेकिन इधर सारी आर्मी कमांडो एक्शन हो रहा था, कुछ भी नहीं था। तो यहाँ कौन रहता था? यहाँ वे काबली रहते थे, हमने देखे पहले। काबुल के लोग अफगानी आए थे, वो और तो कोई नहीं हमने देखा। और कोई औरत नहीं देखी? औरत कुछ भी नहीं देखा। आप लोगों को पता, लेकिन ये आप लोग तो बिल्कुल साथ रहते हैं इस घर के, आप लोगों को कुछ तो पता होगा। 12 साल से घर है यहाँ पे, ये कैसे होता है आपको पता ही कुछ? वो जो पड़ोस पे हैं उनको, जो उनके पड़ोसी हैं उनको भी इतना उन्होंने मालूमात नहीं दी हुई। बाहर इतना राब्ता लोगों के साथ नहीं रखा। उसामा बिन लादेन की हलाकत पर उठने वाले कई सवालों के जवाब आज तक नहीं मिल सके। उसामा बिन लादेन किस तरह इतने साल एबटाबाद में रोपोश रहा? पाकिस्तान की हुकूमत और इदारों को उसामा बिन लादेन की मौजूदगी की खबर क्यों ना हो सकी? अमरीकी हेलीकॉप्टर किस तरह 350 किलोमीटर का फासला तय करके अफगानिस्तान से एबटाबाद पहुंचे? अमरीकी ऑपरेशन से पाकिस्तानी हुकूमत और इदारे लाइलम क्यों रहे? अमेरिका ने उसामा बिन लादेन की लाश को समंदर बुर्द क्यों किया? उसामा बिन लादेन की पाकिस्तान में रोपोशी और हलाकत पर उठने वाले इन सवालों के जवाब कौम जानना चाहती है। All these all important questions. खुर्रम दस्तगीर वज़ीर दिफा हमारे साथ मौजूद हैं। Thank you so much for being on the program. खुर्रम दस्तगीर साहब, बहुत सारे अहम मामलात हैं, लेकिन अगेन क्योंकि आज 2 मई भी है, क्या वजह है कि एबटाबाद कमीशन रिपोर्ट हम मंजर-आम पर नहीं ला सके? आपको याद होगा नवाज शरीफ साहब व्हेन ही वाज इन ऑपोजिशन उसको बार-बार कहते थे कि ये रिपोर्ट आनी चाहिए। हमें तो देखें ना, ये अपने जो माजी है उसके जो तारीख हिस्से हैं उनका खुलकर सामना करना है। और हम अभी तक जो है पहली अफगान वॉर में जो अमेरिका के साथ ताउन किया जनरल ज़िया-उल-हक के दौर में, और फिर सेकंड अफगान वॉर में जो ताउन हुआ परवेज़ मुशर्रफ के दौर में, और उसके जो कॉन्सिक्वेंसेस हैं, हम उसको बहसियत कौम हमने कोई 18,000 पाकिस्तानियों की जानें तो दे दी दहशतगर्दी में। तकरीबन 5,500 फौजी हमने अपने शहीद करवा लिए। लेकिन हम चूंकि ये एक अस्करी मामला था और उसको हसासियत और नेशनल सिक्योरिटी के हमने लिबादे में अभी भी उड़ाया हुआ है, तो हम खुलकर उस लेगेसी का सामना नहीं कर पाए। मुझे चूंकि उस वक्त भी एजाज़ था पार्लियामान का रुकन होने का, तो उसके बाद जो पार्लियामान में एक बड़ी तारीखी एक सेशन हुआ था जिसमें जो है वो आर्मी चीफ भी तशरीफ़ लाए उस वक्त के, और उस वक्त के ISI के चीफ भी तशरीफ़ लाए, उन्होंने अपनी प्रेजेंटेशंस भी दी और हमें यही कहा कि जी पाकिस्तान की जो अफवाज थी वो उनके पास वो इक्विपमेंट अवेलेबल नहीं था जिसके ज़रिए वो उन
जो हेलीकॉप्टर, जो स्टेल्थ हेलीकॉप्टर्स थे, हमें बताया गया अमेरिका के, उनको डिटेक्ट किया जा सकता है। और जब तक हमें बाकायदा टाइम लाइन से बताया गया कि किस वक्त आर्मी चीफ ने एयर चीफ को कॉल की कि जब तक हमने अपने जेट स्क्रैम्बल किए तब तक वो पाकिस्तान से जा चुके थे। और यही वर्जन जो है वो अभी तक पाकिस्तान का सरकारी वर्जन। सरप्राइजिंग, क्योंकि आपने देखा मैं वहां गई थी तो वहां अक्सर लोग ने मुझे उस वक्त बताया था 7 साल पहले कि 40-45 मिनट तक तो हम भी आवाजें सुनते रहे। जी, तो यही अब उसके ऊपर जो है जो उसके पार्टिसिपेंट्स थे उनमें से गालिबन 2 या 3 ने किताबें में लिखती हैं। रिसेंटली स्टीव कॉल ने डायरेक्टोरेट एस, बहुत एक इन सब किताबों में से मुसद्दका किताब जिसको कहा जा सकता है, वो लिखी है और उसमें भी इसका जिक्र किया है। अब सवाल यही है जिसका अभी तक हम जवाब नहीं दे पाए। एज वजीर दिफा, कभी आपने देखी वो एबटाबाद कमीशन रिपोर्ट? आपका एक्सेस है उस तक? जी नहीं, मैंने वो नहीं देखी और ना ही मैंने उसका मुतालबा किया, क्योंकि मैं फिर कहूँगा कि हमें, जब हम कौमी सलामती के उमूर जो हैं वो उन पर मुकम्मल तवज्जो जो है वो पाकिस्तान में जो सिविल और अस्करी इदारों का तनाव है उसमें आके वो जो है वो दब जाती है और मामलात जो हैं वो आगे नहीं बढ़ सकते, खुलकर डिस्कशन नहीं हो पाती। अगरचे प्राइम मिनिस्टर अब्बासी जब से आए हैं उन्होंने बहुत ज्यादा तवातुर से नेशनल सिक्योरिटी कमेटी की मीटिंग्स की हैं। आज दोपहर भी एक वैसी तवील मीटिंग हमने की 4 घंटे की, लेकिन जब तक खुलकर ये हम अपने माजी का सामना नहीं करेंगे कि भी किस किस्म के ताउन थे जो दबे हुए थे। स्टीव कॉल की अगर आप किताब पढ़ें जो लेटेस्ट इस मामले में इवेंट हुआ है, उसमें तो बड़ा वाज़े है कि उसने बार बार जो है सिर्फ अपनी किताब में जनरल कियानी का जिक्र किया है कि जी हमने जनरल कियानी से बात की, हमने जनरल कियानी को होस्ट किया। ये बात वाज़े है कि उस दौरान जो मुंतखब हुकूमत थी आसिफ जरदारी और यूसुफ गिलानी की, वो किसी इस सारे मामले में उनका कोई लेना देना अपेरेंटली नजर नहीं आया। You believe that? क्या ये उनका वर्जन है? जी ये तो ये हुसैन हक्कानी जो एम्बेसडर थे उन पे तो बड़ा अताब नाज़िल हुआ। जी उन पर अताब नाज़िल हुआ, लेकिन उनके ऊपर अताब नाज़िल हुआ एक फर्क वजह से कि कैरी लूगर बिल में ये सोचा गया कि शायद जो मुंतखब हुकूमत है 2009 में वो बराह रास्त अपने ताल्लुकात अमरीका से इस्तवार करना चाह रहे हैं और अमरीका के जरिए जो है इस जो सिविल मिलिट्री तनाव है उसको हल करना चाह रहे हैं। तो मामला यही है कि हमें एक बड़ी लंबी जद्दोजहद करनी है कि पाकिस्तान में ये जो कौमी सिक्योरिटी के मामलात हैं जो मुंतखब हुकूमतें हैं उनको भी इसके ऊपर तवातुर से और सीरियसली फोकस करना पड़ेगा, तभी ये मामलात जो हैं पार्लियामान के जेर दस्त आएंगे। और तभी अवाम को भी पता चलेगा, अवाम को तो जो हम कहीं चले जाएं तो हमसे हर कोई पूछता है उसामा बिन लादेन क्या कर रहा था आपके मुल्क में, कोई और नेशनल इशू। ये बात है कि देखें, एक तरफ तो हमारे पास, जिससे मैं फिर कहूंगा कि जो अस्करी जो बयान है वो वही बयान है जो मई 2011 में ही जब पार्लियामान का इजलास हुआ तो हमारे सामने आया, वही नैरेटिव है। उसके बाद बहुत सारी किताबें लिखी गई हैं। अनफॉर्चुनेटली पाकिस्तान इतना बड़ा मुल्क है, अल्लाह के करम से बहुत पढ़े लिखे और मुहक्किक और रिसर्चर्स लोग हैं, लेकिन पाकिस्तान का वर्जन आज तक किसी किताब में, किसी संजीदा मामले में, किसी तहकीक के साथ सामने नहीं आया और वो दबा ही हुआ है। इसी वजह है कि जब मैं भी बतौर वज़ीर दफ़ा जाता हूं तो मेरे पास आई एम नॉट फुली आर्म्ड। आर यू श्योर? क्योंकि मैंने उसके बाद जब उसामा बिन लादेन मिला था वहां से, उस वक्त तो की थी वहां से प्रोग्राम, उसके बाद हम कंसेक्टिव ईयर्स वहां जाते रहे, कोई मानने को तैयार ही नहीं था वहां उसामा बिन लादेन मौजूद है। मुझे 100% यकीन था कि आज मैं अगर दोबारा चली जाऊं तो वो फिर यही कहेंगे एबटाबाद के लोग कि यहाँ तो उसामा बिन लादेन था ही नहीं। आपको पता है हमारे बड़े बड़े पॉलिटिशियंस भी बात कहते हैं। जनरल कियानी कंफर्म्ड रिपोर्टर, उन्होंने जो एंकर्स की मीटिंग की थी उसके बाद he confirmed Osama bin Laden was there, तो मैं तो फिर यकीन करती हूँ। Do you believe कि Osama bin Laden was there? जी अभी तक तो मेरे सामने देखें सवाए ये कहना है कि वो नहीं था, एक कंस्पिरेसी थ्योरी जरूर है, जिस तरह बहुत सारे मामलात में पाकिस्तान में कंस्पिरेसी थ्योरीज हैं। मैं फिर कहूंगा बदकिस्मती से हमारे पास सिर्फ मगरबी सोर्सेज हैं कि क्या हुआ, नहीं है हमारे सोर्सेज तो हमें तो किसी ने किताब ही नहीं लिखी, तो फॉलो अप भी नहीं हुआ ना। उनकी फैमिली थी, यही थी, किधर गई फैमिली, वो कहां से गई? तो ये सारे जो मामलात हैं ये कौमी सलामती का दबीज पर्दा उनके ऊपर पड़ जाता है।
और इसीलिए वो चाहे हमूद रहमान कमीशन हो कि 1971 में इतना बड़ा सानिया क्यों हुआ पाकिस्तान में, और उससे पहले जो है आपको मालूम है गैरी पावर्स का वाकया हुआ, जो U-2 तैयारा उड़ा बड़ा बेस से और फिर सोवियत यूनियन के ऊपर वो क्रैश हुआ जो कि पाकिस्तान से उड़ा था। ये तमाम मामला जो है मुस्तकिल, इसको जब तक हम फिर कहूंगा कि मिलकर नहीं करेंगे, मिलकर बट खुरम दस्तगीर साहब और इसके ऊपर तवातुर से फोकस नहीं करेंगे। बहुत सारे ऐसे मामला नेशनल सिक्योरिटी कमेटी की मीटिंग्स में आज भी आए जिसमें हकीकत यह है कि वो एक इंसान के लिए लम्हा फिक्रियां हैं, और जब तक सिविलियन गवर्नमेंट्स भी अस्करी क़यादत के साथ मिलकर पूरी यकसुई के साथ इन मामलात को नहीं देखेंगे, हम पाकिस्तान जो है अपनी नेशनल सिक्योरिटी को भी यकीनी नहीं बना सकते। वेरी वेल सेड बाय यू कि आपने ये एक्सेप्ट किया कि जो आपस के तनाव हैं वो एक बहुत बड़ी वजह बनते हैं। आपस के तनाव की एक बहुत बड़ी वजह जब आप दूसरी तरफ की बात सुनते हैं, वो कहते हैं कि सिविल गवर्नमेंट्स अपना काम नहीं करती, हमसे ऑपरेशन करा लेती हैं, उसके बाद जो काम करना है वो करने नहीं उठती, और बहुत सी जगह पे परफॉर्मेंस में वो नाकाम रहती हैं। अब अगर एग्जांपल मैं दे दूं आपको कि क्वेटा में एहसन इकबाल साहब जाते हैं तो निगोशिएट नहीं कर सकते, वहां से मुतालबा आता है कि आर्मी चीफ आए एंड देन आर्मी चीफ गोस, तो ये किस तरीके से मामला ठीक होंगे? ये ट्रस्ट क्यों नहीं है सिविल गवर्नमेंट की गवर्नेंस के ऊपर? जी देखिए ना जी, बलूचिस्तान एक बिल्कुल मैं समझता हूँ एक टेस्ट केस है हमारा कि क्या पाकिस्तान में वाकई जो मुंतखब अरकान है वो और उनकी बनाई हुई असेंबली जो है वो अपना काम पूरी तरह कर सकती है कि नहीं। बलूचिस्तान में दिहाइयों से, सिर्फ अभी नहीं, दिहाइयों से इतनी अमलदारी है FC की या फ़ौज पाकिस्तान की, जिसकी वजह से उन पर इल्ज़ामात भी लगते हैं, जो कि हकीकत ये है कि अगर हकीकत सामने तो बैलेंस, मेरा ये यकीन है यही आएगा कि फ़ौज पाकिस्तान ने जब भी एक्ट किया पाकिस्तान की सलामती के लिए एक्ट किया, उसमें ज़रूर खराबियां हुई होंगी, गलतियां हुई होंगी, लेकिन चूंकि वो दिहाइयों से वहां मौजूद है तो ये बात आज की नहीं है। ये 10 साल पहले भी एज ए मेंबर ऑफ द ऑपोजिशन मैं एक कमेटी का रुकन था मुस्लिम लीग नून की, तो जब हमने बलूचिस्तान के लोगों को बुलाया और उस वक्त सवात में भी अभी ऑपरेशन नहीं हुआ था, उनको बुलाया तो उन्होंने ये वाजे कहा कि जी आप हमसे क्या बात करने आए हैं, हम तो जो है वो फ़ौज पाकिस्तान से बात करना चाहते हैं जिनकी वाकई अमलदारी है इन इलाकों में। ये उन्होंने कहा। तो ये मामला जो है एज आई सेड ये एक ओवरनाइट हल होने वाला तो बिल्कुल भी नहीं है, और हमने देखा कि आमरीतों में भी आपकी पुलिस अहम है, उसमें आपके दायरे मजबूत होना अहम है, तभी आपको कंट्रोल मिलेगा। उस तरफ आता नहीं है और एकदम से अगर कंट्रोल लेने की कोशिश करेंगे तो फिर मामला खराब होगा। जी बिल्कुल, इसीलिए तो हमें इस बात को यकीनी बनाना है और अल्लाह करे हम इस पर कामयाब हों कि अगले इंतखाबात जो हैं वो साफ और शफाफ और बगैर किसी खौफ के पाकिस्तान के अवाम अपनी राय का इजहार कर सकें, क्रेडिबल असेंबलीज आए जिनका फिर अवाम भी एहतसाब करें, मीडिया भी एहतसाब करे। किया, लेकिन एक बात इसमें मैं आऊंगी कि 2013 के इलेक्शन में क्यों नहीं समझा गया कि वो साफ शफाफ थे। अगेन ऑपोजिशन में मैंने आपको याद कराया कि नवाज शरीफ साहब कहते थे एबटाबाद कमीशन रिपोर्ट आए, जब से गवर्नमेंट में आया उन्होंने नहीं कहा। आप जब ऑपोजिशन में थे, मेरे इट वाज माय मतलब शुरू के प्रोग्राम से मुझे अच्छी तरह याद है, खुरम दस्तगीर साहब आप मेरे प्रोग्राम में आए और आपने बड़े तकलीफ का इजहार किया, यू आर मेंबर ऑफ कश्मीर कमेटी, कि मौलाना फजल रहमान ने एक इजलास नहीं बुलाया। आई एम श्योर यू रिमेंबर दैट। मेरे पहले साल के किसी प्रोग्राम में आपने कहा था। आज जब आप खुद मिनिस्टर हैं, आपको अब उतनी तकलीफ होती है मौलाना फजल रहमान की परफॉर्मेंस पे जितनी उस वक्त होती थी कश्मीर कमेटी? तकलीफ तो असल में ये है कि हम मिलकर बैठकर बतौर एक मुल्क के जो खुद मुख्तार है और जमहूरी, अभी इसने पूरी तरह होना है लेकिन इंशाल्लाह हम वहां पहुंचेंगे, मिलकर ये तय नहीं कर पाते कि हमें आगे कैसे बढ़ना है, और इसीलिए हम बार बार वही बातें दोहराई जाते हैं जिन पे हम 10 साल पहले भी बात कर रहे थे। और ये भी हकीकत है कि पाकिस्तान को जो दहशतगर्दी, हमें अंदरूनी दहशतगर्दी का सामना करना पड़ा है, उसने पाकिस्तान की खारजा पॉलिसी को बेहद नुकसान इसलिए पहुंचाया कि हम अमल नहीं कर सके। सरबरा इंटरनल मैटर है, यू हैव बीन देयर, आपने कहा था, मैं उसका रुकन रहा हूं कि वो सही, और एंड यू नो परफॉर्मेंस क्या है। आपकी गवर्नमेंट में भी वही है और आज भी तकलीफ है लोगों को, तो किसी ने तो आवाज उठानी है। डू यू थिंक कि तब्दील होना चाहिए सरबरा कश्मीर कमेटी का? जी मुझे जरूर तब्दील होना चाहिए, और हमें इस बात को यकीनी बनाना है कि ये बहुत सारे ओहदे इस किस्म के हैं
जिनको सियासी ज़रूरत से बालातर होकर हमें मुंतखब अरकान में से ही, लेकिन बहुत ही अहल और वो लोग जो इसके ऊपर पूरी तरह तवज्जो दे सकें, उनको लाना पड़ेगा। लेकिन इससे भी ज़्यादा अहम बात यह है कि हमें पाकिस्तान की जो कैपेबिलिटी है दुनिया में अपने नैरेटिव को लेकर जाने की, चाहे वो उसामा बिन लादेन का वाक़या हो, चाहे वो कश्मीर पे इतने मजालिम हो रहे हैं उसका वाक़या हो, वो बहुत सवेयरली हैम्पर हुई है 2001 के बाद, जब से ये टेररिज्म का नैरेटिव पूरी दुनिया में आया है। तो ये हमारे लिए एक बहुत सीरियस मामला है। आज भी इस पर डिस्कशन हुई है कि हमारा जो फॉरेन ऑफिस है उसकी कैपेबिलिटी और उसको वसाइल फराम किए जाते हैं, उसको हमें बहुत ज़्यादा बढ़ाने की ज़रूरत है। क्योंकि ये नहीं हो सकता कि एक तरफ तो आप कहेंगे जी फॉरेन ऑफिस कोई काम नहीं करता और लिहाजा इसके फंड्स काट दें, दूसरी तरफ हम ये कंप्लेन करते हैं कि हिंदुस्तान का बड़ा इफेक्टिव फॉरेन ऑफिस है और वो दुनिया के 150 ममालिक में है। ये डिसजंक्शन है, बैक की बात नहीं हो सकती। हमें बहरहाल इसी फॉरेन ऑफिस को और तमाम जो इसके पीछे इदारे हैं उनकी कैपेबिलिटी को रेज करना है, ताकि हम कश्मीर जैसे मसाइल जो हैं, जहां वाकईतन बगैर किसी बैरूनी मुदाखलत के, जो हिंदुस्तान पहले क्लेम करता था, एक अंदरूनी तौर पर तहरीक चल रही है जिसके ऊपर हिंदुस्तान जो है बतौर रियासत जो है वो मजमूम इंसानी हकूक की खिलाफ। ऑन अ लाइटर नोट, ब्रेक पे जाने की कह रहे हैं, ऑन अ लाइटर नोट ये बात कर रही हूँ कि फॉरेन ऑफिस आप लोगों की गवर्नमेंट में जिंक्स्ड रहा है, कोई उसके ऊपर बददुआ तो नहीं थी खुदा ना खास्ता, क्योंकि पहले तो कोई बना ही नहीं मिनिस्टर और अब जब बने तो वो बेचारे उनको निकाल दिया गया इकामा के ऊपर। सो फॉरेन ऑफिस तो चला ही नहीं आपकी गवर्नमेंट में से। जी, फॉरेन ऑफिस इसी वजह से जिंक्स था कि जब भी वज़राए आज़म ने ये महसूस किया है कि ये मामलात उनको उसी सिविल अस्करी तनाव की वजह से बराह रास्त देखने की ज़रूरत है, तो उन्होंने वो अहदा अपने पास रखा है। मैं याद करा दूं कि मरहूम जुल्फ़िकार अली भुट्टो ने भी अपने तमाम टेन्योर में कोई फॉरेन मिनिस्टर नहीं किया था, और लेकिन सर खुद वो तनाव खत्म तो नहीं हुआ उनका फिर भी। नहीं, वो तनाव फिर भी खत्म, आप इस पे गौर करें कि वो, हाँ, तो हमें जो बहरहाल देखें, एक ये भी बात, जैसे मैंने फॉरेन ऑफिस की बात की ना, हम सब अपने इदारों पर तनकीद करते हैं, हम कहते हैं कि जी ये उस तरह काम नहीं कर रहे, लेकिन बिल आखिर हमें इन्हीं इदारों को फाल बनाकर काम करना है, क्योंकि इनको लान तान करने से, इनके ऊपर मुस्तकिल कीचड़ उछालने से इन इदारों की कैपेबिलिटी, इनका कॉन्फिडेंस लूज होता है। बड़ी अहम बात अमर्त्य सेन जो एक नोबेल प्राइज विनिंग इकोनॉमिस्ट हैं, उन्होंने की है, उन्होंने कहा ए कंट्री डज नॉट हैव टू बी डीम्ड फिट फॉर डेमोक्रेसी, इट हैज टू बी मेड फिट थ्रू डेमोक्रेसी। वेरी वेल सेड। ठीक है, we'll take a break here and we will be right back. एंड वेलकम बैक। मियां नवाज शरीफ वोट को इज्जत दो के नारे लेकर शहर शहर जा रहे हैं, मगर उनके लहजे में तलखी बढ़ रही है। खुर्रम दस्तगीर साहब फिर आज उन्होंने कुछ कहा, लेट्स लिसन टू दैट। पहले ही से पिट्ठू हैं, बिके हुए लोग हैं। आज इमरान भी बिक गया है, उसने भी सौदा कर लिया है। उसका सबूत आपने देखा सेनेट के इलेक्शनों में कि वहां पर इमरान साहब की पार्टी जो है लाइन लगाकर ये सब जितने भी ये लोग हैं, ये बिकने वाले लोग हैं, झुकने वाले लोग हैं। ये कुछ अफसोसनाक बात नहीं कि जो आपके साथ नहीं है, आप कहते हैं वो बिक गया है। ठीक है, ये जरूर एक पॉइंट ऑफ व्यू हो सकता है, लेकिन आप ये देखें ना कि इतना सख्त स्टैंड्स जो चेयरमैन तहरीक इंसाफ ने लिया था, उन्होंने कहा था कि ज़रदारी साहब पाकिस्तान की सबसे बड़ी बीमारी है, फिर उस बीमारी को खुद दूध पिलाया अपने वोट डालकर। तो इसका मतलब है कि कोई ना कोई ऐसी चीज़ थी जिसने उनको इकट्ठा किया ज़रदारी साहब के साथ। बट ज़रदारी साहब के बारे में आप लोगों के भी इसी किस्म के ख्यालात रहे हैं, ऐसे तो नहीं है कि नहीं रहे हों। लेकिन देखिए ना जी, मैं इसलिए कहता हूं कि हमने कोशिश ये की है, एक मैं कहूँगा पुरानी और जख्म खुर्दा सियासी पार्टी जिसने एक कू भी सहा है, कि हम अब इस तरह के जो है ना वो पाकी दामा के दावे नहीं करते ज़्यादा कि ये इस तरह का है, इस तरह का है। हमें तो सिर्फ ये है कि पाकिस्तान में जो जमहूरियत, हमारे ज़रदारी साहब के साथ भी जो अंडरस्टैंडिंग थी वो यही थी कि पाकिस्तान में जो जमहूरी अमल है उसको आगे चलना चाहिए। उसके तहत हमें खुशी है
कि उस हुकूमत ने 5 साल अपने पूरे किए तमाम तरह उसकी खराबियों के बावजूद, और अब हमने भी अल्लाह के करम से अल्लाह ने चाहा तो इस महीने के आखिरी दिन तक हम जाकर तो अपनी मुद्दत पूरी करेंगे। ये इन ऑफ इट सेल्फ पाकिस्तान के लिए एक मुस्बत कदम है तमाम तर कोताहियों और क्रिटिसिज्म के बावजूद। तो ये मामला यही है कि आपने भी अभी खदशा जाहिर किया कि इलेक्शंस रिग्ड होंगे। नवाज शरीफ साहब बार बार कह रहे हैं कि कुछ पावर्स हैं जो इमरान खान को लेकर आना चाहती हैं। ये बात PMLN का मीडिया सेल भी कह रहा है। डू यू रियली बिलीव, पहले तो आप कॉन्स्टिट्यूंसी में अपने बड़े पॉपुलर हैं, क्या कॉन्स्टिट्यूंसी वालों को आप अच्छा दे रहे हैं ये मैसेज कि हमारे साथ, हमारे इदारे हमारे साथ नहीं हैं, इमरान खान नहीं जीतना है? आपने वोटर को पुट ऑफ नहीं कर रहे? हम ये नहीं कह रहे, हम ये कह रहे हैं देखिए जिस जो एजेंडा हमने देखा है, मसलन आज हम पूछ सकते हैं 4 साल के बाद कि जो 126 दिन का धरना था उसका क्या एजेंडा था, वो 126 दिन क्यों पार्लियामान पर हमला क्यों किया, या पीटीवी पर इलेक्शन रिग था, फिर उन्होंने अक्टूबर 2016 में बाकायदा पेशावर से मुसल्ला एक जत्था बनकर इस्लामाबाद पर हमला किया जिसको अटक पुल पर रोका गया। उसका क्या एजेंडा था? और यही बातें, मतलब एक लंबी तारीख है, चाहे आप सेनेट का इलेक्शन निकाल लें जो जनवरी में बलूचिस्तान में असेंबली में हुआ। तो हमारे खदशात यही हैं कि जिस किस्म की नाइंसाफियां भी नवाज शरीफ के साथ अलग दूसरी तरफ होता है वो इतराज करता है। अभी PMLN ने एक तवातर के साथ हमने देखा कि जुडिशरी के हवाले से अपने खदशात का इजहार किया। हम क्या उसको भी हमला करार दे दें? इजहार तो कर सकते हैं। मैं ये जो हमारा ईमान ये है कि जमहूरियत में इजहार राय की आजादी है, सड़क पर आकर इंतशार नहीं फैलाना। हम आज तक जुडिशरी के खिलाफ कभी किसी सड़क पर नहीं गए, हमने कोई तोड़ फोड़ नहीं की। इस गवर्नमेंट में नहीं गए सर, माजी में तो जी देखिए ना जी, यही तो मैं कह रहा हूं कि ये जो एक तजर्बाकार जख्म खूरदा PMLN है जिसने वो पूरा प्रोसेस 97 के बाद 99 के बाद 2007 तक, उसके बाद से अब तक जो हमने एक्सपीरियंस किए हैं, उसका ये नतीजा है कि हम अब अपने मुतालबात के लिए शहरियों की जिंदगियां मफलूज नहीं करते, हम कारोबार को मफलूज नहीं करते, हम सड़क पर नहीं आते। हमारा जो क्रिटिसिज्म है वो जलसों में आपको नजर आएगा, आपको पार्लियामान में नजर आएगा, मीडिया पर नजर आएगा, लेकिन हम ये समझते हैं कि जमहूरियत तभी चलेगी जब सड़कों पर इंतशार नहीं होगा। PMLN तब्दील हो गई है 90 की PMLN से तब्दील हो गई। मैं समझता हूं कि बहुत बड़ा एक इर्तका का अमल जो है वो हमने तय किया है, और ये जो ये 5 साल की हुकूमत थी इसमें एक मजीद इर्तका हुआ है। लेकिन आज जब आपने सुना होगा आबिश अली साहब का बयान जो उन्होंने शीरी मजारी साहब का दिया, सुना था आपने वो बयान? जी मैंने वो नहीं सुना, लेकिन मैंने उस पर बड़ी वाज़ेह अपना बयान दिया है। मैंने बड़ा वाज़ेह बयान, चौधरी साहब का बयान। देखिए तो ये खदशा लोगों ने इजहार किया, बिकॉज मैंने नहीं फॉलो किया 1990 की पॉलिटिक्स को, लेकिन जिन्होंने किया है वो कहते हैं एग्जैक्टली यही पैटर्न था PMLN का। मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो के खिलाफ हुसैन हक्कानी साहब के थ्रू, जिनका आपने जिक्र किया, वो सब आपके साथ थे, उनकी कैरेक्टर असैसिनेशन की जाती थी। आज अगेन वही हो रहा है खवातीन के साथ। इसीलिए आपने देखा ना कि सदर मुस्लिम लीग नून ने फौरी तौर पर एक्शन लेकर उसकी माजरत की है, उन्होंने खुद की। आई थिंक इससे बेहतर क्या हो सकता है कि पार्टी के सदर माजरत करें। और मैंने भी इस पर कहा कि जी खवातीन के बारे में, चाहे खवातीन का कॉन्डक्ट अपनी तरफ है, लेकिन एक पब्लिकली किसी भी किस्म के नाजेबा अल्फाज जो हैं वो हमें नहीं कहने चाहिए, वो गलत बात है, हम उसकी मजम्मत करते हैं। अपोनेंट के जलसे में खवातीन आ गई तो आपको इतराज है? अगर आपके जलसे में आ गई तो जो भी आए, इवन लेट्स से इवन इफ अगर कोई खातून डांसर ही है बाय प्रोफेशन, क्या वो जलसे में नहीं जा सकती? नहीं, तो मैं इसलिए कह रहा हूँ ना जी कि हमें खवातीन का एहतराम जो है वो पब्लिकली करना है और उसको लेकर चलना है। इसलिए फौरी तौर पर एक्शन हुआ है और जनाब शहबाज शरीफ साहब ने वो बयान दे दिया है। आई थिंक उनके बयान के बाद जो है हमें ये उनका बयान फौरी तौर पर आना भी इर्तिका जाहिर करता है कि हमने उस मामले को आगे नहीं बढ़ने दिया, वहीं उस तरफ। उन्होंने ट्विटर अकाउंट पे कहा पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून कौमी सियासत में खवातीन के किरदार का इतराफ और उनकी हौसला अफजाई करती है। कोई भी बयान जिससे पाकिस्तान की सियासत में खवातीन के किरदार की नफी हो, उनकी तस्दील हो, वो गैर जिम्मेदाराना है। हमें सियासत में शाइस्तगी और एहतराम के उनसर को बरकरार रखना चाहिए। लेकिन जिन्होंने दिया है बयान वो माजरत करने को तैयार नहीं है।
तो क्या शहबाज शरीफ साहब का इतना होल्ड नहीं है अपनी पार्टी पे कि वो उनसे कहें कि आप अब माफी भी मांगे? नहीं, देखिए, शहबाज साहब की माजरत के बाद मैं नहीं समझता कि कोई जरूरत रह गई है। उन्होंने, वो इस वक्त पार्टी के आला तरीन मुंतखब ओहदेदार हैं, उन्होंने जब बात कर दी है तो आई थिंक पूरी पार्टी के लिए बात कर दी उन्होंने। ओके, सो एक और आपने कहा आप किसी की जरूरत नहीं है, मरियम नवाज शरीफ साहिबा एज अ वुमन, उनको भी इस पे कोई एक्शन नहीं लेना चाहिए? जी, मुझे यकीन है कि उन्होंने ज़रूर बात की होगी, क्योंकि ये बात मरियम साहबा की मौजूदगी इस वक्त अमली सियासत में तो हमें और इस बात पर जो है मुस्तहकम करती है कि हम ख़वातीन के एहतराम के लिए जो है वो काम करें, इस बात को यकीनी बनाएं कि वो ख़वातीन, उनका कोई भी पेशा हो, अगर वो सियासी सरगर्मी में हिस्सा ले रही हैं तो वो काबिल एहतराम है और किसी भी सूरत उनके खिलाफ हमें कोई ऐसी नाजेबा अल्फाज नहीं इस्तेमाल करने चाहिए। एंड यू सेइंग कि आप पर्सनली भी मजम्मत करते हैं? मैं इस पर ट्वीट कर चुका हूँ जी, मैंने उसी वक्त कल ही ट्वीट कर दिया। आपकी खुर्रम दस्तगीर साहब की ट्वीट आप स्क्रीन पर देख सकते हैं। हम एक वक्फा लेते हैं, वी विल बी राइट बैक। एंड वेलकम बैक। खुर्रम दस्तगीर साहब, एक क्योंकि आपकी उसका मिनिस्ट्री से ताल्लुक है, जो कुछ रोज कबल बजट पेश किया गया उसमें डिफेंस बजट में इजाफा हुआ। जो पिछले साल का दिफाई बजट था 920 अरब रुपए मुख्तस किए गए थे, लेकिन इस बार इसमें 180 अरब रुपए का इजाफा करके 1100 अरब रखे गए हैं। इसकी कोई खास वजह है? जी, इसकी वजह एक तो यह है कि पिछले साल भी 920 अरब रखे गए थे, लेकिन एक्चुअल खर्चा जो है वो 990 अरब हुआ उस साल के दौरान भी जो है। और इसकी दो वजूहात हैं जी। मेनली तो एक ये है कि वक्त के साथ नेचुरली चूँकि तनख्वाहें भी बढ़ती हैं और मुख्तलिफ़ किस्म के मद में ज़रूरत पड़ती है। अहम नुक्ता यह है कि अब पाकिस्तान जो है अब चूँकि किसी भी इमदाद के बगैर, किसी भी बैरूनी कोलिशन सपोर्ट फंड था और दूसरे मामलात थे, हम उसके बगैर अपने वसाइल से अपनी सिक्योरिटी का इंतज़ाम कर रहे हैं, अपने दिफा का इंतज़ाम कर रहे हैं। तो इसलिए बजट में जो सपोर्ट बाहर से आती थी, मेनली अमेरिका की तरफ से कोलिशन सपोर्ट फंड की मद में और जो फॉरेन मिलिट्री फंडिंग के नाम पे, वो चूँकि सब चीज़ें अब वाज़ेह है कि अब वो कम से कम शॉर्ट टर्म में तो पाकिस्तान को नहीं अवेलेबल, तो लिहाजा हमें अपना बजट जो है वो रेज करना पड़ा है। दूसरी बात यह है कि हमें इस बात पर गौर कम हुआ है कि हमने जो ज़रब अज़ब की जंग लड़ी है उसमें पाकिस्तान आर्मी का जो इक्विपमेंट है और हमारी दूसरी अफवाज, खासतौर पर एयरफोर्स का, उनका बहुत ज़्यादा इस्तेमाल हुआ है। तो वो जो इक्विपमेंट है उसके स्पेयर पार्ट्स, उसकी रिप्लेसमेंट्स जो हैं, वो जो ऐसे इक्विपमेंट जो हमारा ख्याल था कि 2025 तक चलेंगे, वो हमने चूंकि उन 2 सालों में इस्तेमाल कर लिए, तो लिहाजा उनकी जो लाइफ है वो कम हुई है, उनके स्पेयर पार्ट्स, उनके रिपेयर्स। तो ये इसीलिए जो है इस बजट को इस दफा रेज किया गया है ताकि वो तमाम जो इश्यूज हैं उनको हम रिजॉल्व कर सकें। इसका ताल्लुक कोई ही भी सिविल मिलिट्री चक्करिश से तो कहीं नहीं। नॉट एट ऑल। नवाज शरीफ साहब बार बार कह रहे हैं कि मैं जेल चला जाऊंगा, कितने चांसेस हैं उनके जेल जाने के? देखिए, उनके उतने ही चांसेस हैं जितने चांसेस उनके सुप्रीम कोर्ट में कन्विक्ट होने के थे, कि सुप्रीम कोर्ट ने बिल आखिर उनके ऊपर जो तमाम रिट पिटिशंस थी उनसे बिल्कुल कहीं दूर एक ऐसा एतराज़ जो पिटिशनर ने लगाया भी नहीं था, वो अकामा एक पिक करके उनको नाअहल कर दिया। जो रिपोर्टिंग हुई है, मैं चाहूँगा कि आपके नाजरीन भी चूँकि देखते हैं, और तमाम रिपोर्टिंग में तो अभी तक मियां नवाज शरीफ की ज़ात के ऊपर एक, जैसे कहते हैं ना, एक कागज़ पत्थर भी नहीं आया जो उनके खिलाफ आया हो कि जी इन्होंने जो बात इनके ऊपर इल्ज़ाम है उसकी किसी तरह भी जो है तौसीक शवाहिद के ज़रिए हुई हो। जितनी भी रिपोर्टिंग हुई वो आपको मालूम है, ये पता चला है कि वहाँ तो कागजात वेरीफाइड ही नहीं थे, मेनली फोटोकॉपीज के ऊपर रिलाई किया गया, अनसाइंड कागजों पर रिलाई किया गया, जो रेफरेंस बनाया गया। तो अगर तो हमने शवाहिद और सबूत पर जाना है तो फिर तो कन्विक्शन नहीं होनी चाहिए और उनको तो बरी होना चाहिए। लेकिन चूंकि एक नाइंसाफी पहले भी हो चुकी है और जिस किस्म की नाइंसाफी उस वक्त हुई थी, अगर वो रिपीट होती है तो फिर हम कह सकते हैं कि शायद वो कोई उज़र तराश लिया जाएगा। क्योंकि देखिए ना जी, क्योंकि नवाज शरीफ साहब साथ में ये भी कहते हैं कि तीसरी कुव्वत एक्टिव है, जुडिशरी से तो वो है नाराज, मगर तीसरी कुव्वत भी नजर आ रही है। देखिए ना जी, हमें जो आपके नाज़रीन में माशाल्लाह बड़े वकला भी हैं और वो भी हैं। देखिए ना जी, एक ऐसी
तमाम जो नवाज शरीफ साहब की जो कन्विक्शन हुई सुप्रीम कोर्ट में, उसका दारो मदार असासे की डेफिनेशन पर है। ठीक कि है। असासा किसको कहते हैं। ठीक। और वो डेफिनेशन जो है वो हालांकि पाकिस्तान में टैक्स के कवानीन मौजूद हैं जिनमें असासे को डिफाइन किया गया है, वो डेफिनेशन जो है वो ब्लैक्स लॉ डिक्शनरी से उठाई गई। उसको कहा ये एसेट है, लिहाजा ये एसेट डिक्लेयर नहीं हुआ, और पाकिस्तान के कानून पर रिलाई नहीं किया गया, एक डिक्शनरी पर रिलाई करके उनको नायल कर दिया गया। इसी वजह से जब हम कहते हैं कि ये इस किस्म के अनहोने वाकयात हुए हैं कि बगैर किसी, अब उनके पास अपील का राइट भी नहीं था, और वो हमें ये भी नहीं पता नहीं चला कि वो तमाम जो कार्रवाई हुई है वो किस कानून के तहत हुई है। ठीक है, दिस इज योर पॉइंट ऑफ व्यू। मगर दूसरा पॉइंट ऑफ व्यू ये है कि इतने तकरीबन 16-18 महीने थे जहां पर पेश किए जा सकते थे सबूत, जहां पे बताया जा सकता, क्योंकि माना खुद ही कि प्रॉपर्टीज हमारी हैं, मगर फिर उसके बाद दिखा नहीं सके कि कब खरीदी, कहां से खरीदी, कैसे, या तो मानते ना, लॉट ऑफ लॉयर्स है कि मानते ना कि प्रॉपर्टी हमारी। देखिए इस सारे मामले में जो आई थिंक चीज हम कहते हैं ना शरीफ खानदान, उस वो प्रॉब्लम खुद ही गए हैं कोर्ट में, खुद का मैं कोर्ट जाऊंगा, क्योंकि देखिए एक नवाज शरीफ की जात है एज एन इंडिविजुअल पर्सन, जिनके एसेट्स डिक्लेयर्ड हैं, जिनके तमाम बतौर रुकने पार्लियामेंट, और दूसरी तरफ उनके बच्चों के एसेट्स हैं। अब जो असल जो कनेक्शन नैब कर रहा है, जिसके ऊपर हमें really dissect, एक सिटिंग प्राइम मिनिस्टर के बच्चों के असासे बढ़ जाए, प्राइम मिनिस्टर के नहीं बढ़े, तो क्या कोई कनेक्शन नहीं है आपस में? सर यही तो होता है, खानदानों के नाम पे तो लोग रखते हैं प्रॉपर्टी अपनी, बच्चे के, बीवी के, किसी और के। मैं चूंकि बतौर एक पार्टी का रुकन होने के मोहम्मद नवाज शरीफ के जाती जो फाइनेंसेस हैं उनसे आगाह नहीं हूं, और ना ही मैंने उसकी should you not be questioning it? अगर हम डेमोक्रेसी की बात करते हैं तो इन डेमोक्रेसी क्वेश्चन यही है जो जवाब दिया गया था कोर्ट में, कि जो भी उनके बच्चों के असासे हैं उनसे जरूर सवाल किए जाने चाहिए। उनके बच्चों ने जवाब ये दिया कि वो असासे जो है उनके दादा की तरफ से जब जायदाद की तकसीम हुई तो वो उनके हिस्से में आए। सवाल यही है कि ये सिर्फ ये कह देना कि चूंकि वो उनके बच्चे हैं लिहाजा वो करप्शन की पैसों से वो असासे बनाए गए, लिहाजा मियां नवाज शरीफ नायल हैं, ये जो जंप है मैं बहुत इसके ऊपर संजीदा